क्या आपने कभी ऐसे देश की कल्पना की है जहां सुरक्षा की गारंटी हो और अपराध दर इतनी कम हो कि महिलाएं बच्चे रात में अकेले घूम सकें? यह जापान है, जो अनुशासन, सम्मान और व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जहां हत्या दर लगभग न के बराबर है। यह संख्या अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील जैसे देशों से बहुत कम है। यह सही है ना? मगर किसी भी जगह की तरह सबसे शांत समाज भी गहरे राज छिपा सकते हैं। आज हम जो मामला बताने जा रहे हैं वह दिखाएगा कि हिंसा से सुरक्षित समझे जाने वाले देश में भी खौफ कहीं से भी आ सकता है। जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो एक ऐसी नौजवान अंग्रेज लड़की की है जिसने अपने ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया और इसी कोशिश में उसे जापान के अंधेरे पक्ष का सामना करना। तैयार हो जाइए, लिंडसे एंड हैकर के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप अवाक रह जाएंगे। अगर पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें। यह चैनल को बढ़ने में और वीडियो बनाने में मदद करेगा। लिंडसे हैकर का जन्म इंग्लैंड के दिल में बसे शहर कोवेंट्री में हुआ था, जहां वह एक प्यारे परिवार में पली बढ़ी। वह हमेशा खुशमिजाज और दोस्तों में लोकप्रिय थी, भविष्य की योजनाओं से भरी। उसका बचपन खुशियों और उपलब्धियों से भरा था, जिसमें उसके माता पिता का लगातार साथ था, जो उसके हर फैसले में मदद करने के लिए तैयार थे। लिंडसे ने लीड्स विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में ऑनर्स के साथ स्नातक किया और वह एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ती हुई लग रही थी। लेकिन पेशेवर करियर से पहले उसने एक हिम्मत भरा फैसला लिया, दुनिया घूमने और खुद को जानने के लिए 1 साल का ब्रेक लेना। 22 साल की उम्र में अपने सपनों से भरी लिंडसे ने जापान जाने का अनोखा रास्ता चुना। वहीं उसकी जिंदगी और भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। जापान पहुंचना लिंडसे के लिए एक सपने जैसा था। टोक्यो में उतरते ही वह शहर उसे तुरंत भा गया। व्यस्त सड़कें, जीवंत संस्कृति और हर चीज में अद्भुत दक्षता थी। सब कुछ बहुत उत्तम और सुव्यवस्थित लग रहा था। उसे नोवा एरा जैसे मशहूर अंग्रेजी स्कूल में नौकरी मिल गई और वह जल्द ही एक बेहतरीन शिक्षिका बन गई। लेकिन लिंडसे सिर्फ एक बेहतरीन शिक्षिका नहीं थी, वह आकर्षक थी, जानती थी छात्रों को कैसे लुभाना है और जल्द ही दोस्त बना लिए। जापान में जीवन वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, पर उसका जीवन एक ऐसा मोड़ ले रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे वह नई संस्कृति में ढल रही थी और अधिक जुड़ाव महसूस कर रही थी, कुछ बहुत ही अंधेरा होने वाला था। मार्च 2007 में लिंडसे टोक्यो में अंग्रेजी शिक्षिका का रोज का काम कर रही थी। यह एक सामान्य दोपहर थी और वह हर दिन की तरह साइकिल से घर लौट रही थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। मेट्रो से उतरकर और अपनी साइकिल के पास पहुंचते ही उसे एक अनजान व्यक्ति ने रोक लिया। वह मुस्कुराते हुए आया और कहा कि वह उसका छात्र है, लेकिन लिंडसे ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने तात्सुया इचिहाशी के रूप में अपना परिचय दिया और वह तुरंत असहज हो गई। वह जानती थी कि उसके छात्र कौन थे और वह आदमी निश्चित रूप से उसकी कक्षा में नहीं था। जो एक साधारण सी गलतफहमी लग रही थी, वह जल्दी ही कुछ असहज में बदल गई। तात्सुया ने बात करने की जिद की, लेकिन पहले तो लिंडसे ने आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने तेजी से साइकिल चलाना शुरू किया, पर वह आदमी उसका पीछा करता रहा। चाहे वह कितनी भी रफ्तार बढ़ा ले, वह हमेशा उस तक पहुंच जाता था। इससे वह घबरा गई और हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंततः उसे अपनी गति कम करनी पड़ी, जिससे वह उसके बहुत करीब आ सका। उसने उससे निजी सवाल पूछने शुरू किए। कहाँ रहती थी, कहाँ से थी, जापान में क्या करती थी। लिंडसे के छोटे जवाबों को वह लगातार टोक रहा था और बार बार अपनी बात पर जोर दे रहा था। लिंडसे के अपार्टमेंट पहुंचते ही तात्सुया ने अजीब प्रस्ताव रखा। उसने उसे जापानी ट्यूशन के लिए भुगतान करने की पेशकश की। उसकी जिद उसे असहज कर रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा था। उसने इनकार कर दिया, लेकिन उसे उदास देख वह मान गई और एक कैफे में मिलने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जो एक साधारण नौकरी की पेशकश लग रही थी, वह वास्तव में एक भयानक साजिश की शुरुआत थी, जो जल्द ही सामने आने वाली थी। तात्सुया से मिलने के बाद लिंडसे अपनी दिनचर्या में लग गई, लेकिन कुछ बदल गया था। वह अब वैसी आत्मविश्वासी युवती नहीं थी जो जापान आई थी। वह उसकी मौजूदगी से और भी ज्यादा असहज होती जा रही थी। जब वह एक शनिवार को काम पर नहीं गई और सप्ताहांत में घर नहीं लौटी, तो उसकी कमरे में रहने वाली सहेलियां चिंतित होने लगीं। वह हमेशा संपर्क में रहती थीं,
संदेश भेजती थी और परिवार के साथ वीडियो कॉल करती थी, लेकिन उस सप्ताहांत ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोमवार को जब लिंडसे की अब भी कोई खबर नहीं थी, तो जापान में उसके मित्र और सहयोगी पूरी तरह सतर्क हो गए थे। कुछ न कुछ तो निश्चित रूप से गलत था। वह कभी बिना बताए गायब नहीं हुई थी और क्लास से उसकी अनुपस्थिति उसके सामान्य से हटकर थी। उसके सहकर्मियों ने उसके सेल फोन पर कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन कॉल सीधे वॉइसमेल पर जा रही थी। लिंडसे की कमरे में रहने वाली सहेलियां घबराकर पुलिस के पास गईं। उन्होंने लिंडसे की गुमशुदगी की सूचना दी और तात्सुया से उसकी आखिरी मुलाकात के बारे में पूरी जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तात्सुया के घर गई, जो लिंडसे का आखिरी संपर्क था। उन्होंने जो पाया वह चौंकाने वाला था। तात्सुया के अपार्टमेंट के अंदर पुलिस को हिंसा के साफ संकेत मिले। टूटी हुई चीजें, इधर उधर पड़ा फर्नीचर और बालकनी के एक कोने में कुछ ऐसा जो बाथटब जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज उसके नीचे थी। जब उन्होंने बाथटब को ढकने वाली मिट्टी हटाई तो लिंडसे का शव मिला। उसे वहां नग्न बंधा हुआ और मुंह पर पट्टी बंधी हुई दफनाया गया था। अपराध की क्रूरता ने सबको अवाक कर दिया। लिंडसे, जो जीवन व योजनाओं से भरी थी, अब मर चुकी थी। बालकनी की मिट्टी के नीचे दफन उससे छीनी गई चीजें कोई वापस नहीं ला सकता था। लिंडसे के शव की खोज तो बस एक ऐसी तलाश की शुरुआत थी जो सालों तक चलने वाली थी। पुलिस ने तात्सुया इचिहाशी को मुख्य संदिग्ध मानते हुए उसे खोजने के लिए तुरंत एक तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन तात्सुया पहले ही कहीं गायब हो चुका था। वह जानता था कि उसकी तलाश की जा रही है और बड़ी ही डरावनी शांति के साथ वह एक भगोड़े की तरह छिपकर रहने लगा। वह कोई आम भगोड़ा नहीं था। तात्सुया अपनी बुद्धिमत्ता से लगभग पूरी तरह गायब हो गया। उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना हुलिया बदल दिया, जिससे उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी त्वचा के कुछ हिस्सों को काट छांट दिया। उसने यह किया ताकि उसे कोई पहचान न सके और उसकी फरारी एक असली जीवन रक्षा का मिशन बन गई। तात्सुया हर जगह छिपा रहता था। विश्व युद्ध के सुनसान बंकरों में छिपता था, निर्माण स्थलों पर सोता था और पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। वह दूर दराज में अस्थायी काम करता था ताकि उसे कोई पहचान न सके। समय के साथ पुलिस जांच में कोई प्रगति न कर पाने के कारण निराश होती जा रही थी, पर अक्टूबर 2009 में एक अप्रत्याशित सुराग मिला। एक प्लास्टिक सर्जन ने, जिसने सालों पहले तात्सुया की सर्जरी की थी, पुलिस से संपर्क किया। मीडिया में पुरानी तस्वीरें देख उसने उस आदमी को पहचान लिया जिसकी उसने सर्जरी की थी। इस नए सुराग से पुलिस ने तात्सुया की पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना की और जल्द ही वह पहचान लिया गया। उसके एक पुराने सहकर्मी ने, जिसने सर्जरी के बाद उसे देखा था, पहचान कर पुलिस को सूचना दी। जापान के सबसे वांछित व्यक्ति की तलाश खत्म होने वाली थी। नवंबर 2009 में 2 साल तक फरार रहने के बाद तात्सुया इचिहाशी अंततः पकड़ा गया। ओसाका में एक फेरी पोर्ट पर छिपा वह एक कर्मचारी द्वारा पहचाना गया। पुलिस के हाथ लगने पर वह जानता था कि अब बच नहीं पाएगा। उसने लिंडसे की हत्या की बात कबूली, पर अपने कामों को सही ठहराते हुए कहा कि उसे मारने का इरादा नहीं था। उसके अनुसार उसने लिंडसे की चीखें बंद करने के लिए उसका गला दबाया था ताकि पड़ोसी सतर्क न हो जाएं। अदालत में तात्सुया को क्या सजा मिले, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। लिंडसे के परिवार की मांग थी मौत की सजा, लेकिन आखिरी फैसला आजीवन कारावास का था। मौत की सजा की अनुमति होने के बावजूद जापान ने फैसला किया कि उसे फांसी नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे बाकी जीवन जेल में बिताना होगा। तात्सुया ने खुद को सुधारने के लिए भगोड़े के तौर पर बिताए अपने सालों पर एक किताब लिखी, पर जानता था कि वह छीनी हुई जिंदगी वापस नहीं ला सकता। तात्सुया के मुकदमे से लिंडसे के परिवार को कुछ राहत मिली, पर मन में एक गहरा सवाल उठा। उसने लिंडसे को ही क्यों चुना? लिंडसे के पीड़ित होने का कोई साफ कारण नहीं था। वह पहले भी अजीब हरकतें कर चुका था। उसका परेशान करने वाला व्यवहार का इतिहास था, लेकिन लिंडसे को चुनने का कारण कभी भी पूरी तरह से समझाया नहीं गया। कुछ मानते हैं कि वह उस पर नजर रख रहा था, उसकी दिनचर्या जानता था और उसने फैसला किया कि वह उसकी हताशा का निशाना बनेगी। कुछ लोग मानते हैं कि इतने वर्षों के एकांत के बाद वह बिना किसी कारण के अचानक भड़क गया। लिंडसे वादों और सपनों से भरी एक युवा थी। उसे जापान से प्यार था, उसका भविष्य उज्जवल था, पर एक गलत आदमी से मुलाकात से उसका जीवन बेरहमी से समाप्त हो गया। दुख है कि जो खो गया उसे कोई वापस नहीं ला सकता।
यह मामला हमें अपने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक मुलाकात में जिंदगी बदल सकती है, और अक्सर न्याय अपराध के दिए घावों को भरने के लिए काफी नहीं होता। अब सवाल ये है, अगर वह मुलाकात कभी होती ही नहीं तो क्या होता? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए अलविदा।